तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनता है। तो गाइस ये वीडियो होने वाला है पार्ट 30। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो लॉन्ग हाउचेन था उसने ली शैंक्सी को हायू के हेल्प से हरा दिया था और लॉन्ग हाउचेन की जो टीम थी वो इस टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के फाइट वाले राउंड का नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया था। और गाइस मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का क्वेश्चन देखा था कि भाई हायू तो डीप स्लीप में है ना, तो आखिर लॉन्ग हाउचेन ने उसे समन कर किस तरह से ली शैंक्सी को हराया। तो गाइस हायू डीप स्लीप में है ही नहीं। आप लोग पता नहीं कहां से पढ़ लिए कि भाई हायू डीप स्लीप में चला गया। लॉन्ग हाउचेन की जो स्पिरिचुअल स्टेट भाई एटिंग है वो डीप स्लीप में चली गई। आपको याद है लॉन्ग हाउचेन ने डीमन गॉड के साथ फाइट करने के लिए एटिंग का इस्तेमाल किया था और एटिंग ने वहां पर अपनी पूरी ताकत लॉन्ग हाउचेन को एकदम झोंक दी थी और डीमन गॉड एम्परर की अटैक की वजह से लॉन्ग हाउचेन का पूरा दिल नष्ट हो चुका था। तो उस प्रोसेस में जो लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग है वह डीप स्लीप में जा चुकी है और लॉन्ग हाउचेन को उसे अभी जगाना बाकी है। जब डीमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन के दिल को नष्ट कर दिया और उसे खत्म कर दिया तो नहीं लॉन्ग हाउचेन को सोल को 7 दिनों तक संरक्षित कर रखा गया था और शायर ने वो इलेक्ट्रोलस वाला टेस्ट दिया था। तो नॉवेल के हिसाब से हायू के पास एक ऐसी पावर थी कि अगर जिसके साथ उसने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बंदा मर जाता है तो हायू अपनी सोल को 14 दिनों तक संरक्षित कर रख सकता है। तो हायू की सोल 14 दिनों तक संरक्षित हो गई थी और लॉन्ग हाउचेन तो 7 ही दिन में रिवाइव हो गया था। तो हायू भी उसी के साथ कंप्लीटली रिवाइव हो गया था। वो कोई डीप स्लीप में नहीं गया है। हायू कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है बल्कि वह इतना ज्यादा खतरनाक है कि गॉड को अपने पैरों तले कुचल कर मार सकता है। आप उसकी पावर का इसी बात से अंदाजा लग सकते हैं जहां पर डेमन गॉड एम्परर का 72 पिलर का निर्माण जिस प्लेनेट में नहीं हुआ था उस प्लेनेट पे हायू ने पूरी तरह से तबाही मचा कर रख दी थी। कोई भी बंदा जब उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, एकदम पूरा प्लेनेट तबाह होने वाला था। तो जितने बचे हुए कल्टिवेटर्स ने सभी ने अपना बलिदान देकर एक फॉर्मेशन का निर्माण किया। उस फॉर्मेशन में 72 पिलर्स का निर्माण हुआ और उसमें हायू को कैद कर दिया गया। उन सभी कल्टिवेटर्स ने सोचा था कि अगर वो लोग अपना बलिदान देंगे और फॉर्मेशन तैयार हो जाएगी तो हायू मर जाएगा उसके अंदर। लेकिन भाई वो फॉर्मेशन का अटैक हायू की बॉडी पर एक कट भी नहीं लगा पा रहा था। केवल वह फॉर्मेशन हायू को कैद करने में सक्षम थी। मतलब सोच रहे हैं एक प्लेनेट के सभी कल्टिवेटर्स ने अपनी बलिदान देकर वो फॉर्मेशन तैयार किया था पर फिर भी हायू को बॉडी पर एकदम मार और नहीं पा रहे थे। तो हायू को भाई कैद रहना मंजूर नहीं था। हाँ, हायू को उस फॉर्मेशन के अंदर 1-2 हजार साल कैद रहना होता और फॉर्मेशन की पावर जैसी कम होती हायू से तोड़कर बाहर आ सकता था। लेकिन उसने ये नहीं चुना, उसने अपने आप को नष्ट कर दिया और हायू के ब्लास्ट से जो एनर्जी निकली उसने पूरे प्लेनेट के सब चीज को तबाह कर दिया। प्लेनेट में कुछ बचा नहीं और 72 पिलर जो फॉर्मेशन बने थे वो उड़ गए सीधे अंतरिक्ष में और आकर सीधे ही इस प्लेनेट पर आकर गिरे, यानी लॉन्ग हाउचेन के प्लेनेट पर गिरे। और 6000 साल पहले डेमन्स की वहीं से उत्पत्ति हुई। डेमन गॉड एम्परर, सेकंड डेमन गॉड एंड थर्ड डेमन गॉड के पास है हायू की वो सारी यादें मंजूर है। इसीलिए तो जब डेमन गॉड एम्परर को पता चला कि हायू के बारे में तो तुरंत वो लॉन्ग हाउचेन को मारने के लिए पहुंच गया। उसका पोता हुआ तो क्या हुआ, उसने उसे भी चांद से मार डाला क्योंकि डेमन गॉड एम्परर को एक साफ मौका दिखाई दिया कि हायू ने लॉन्ग हाउचेन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर लॉन्ग हाउचेन मर जाता है तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हायू को भी मरना होगा। इसीलिए तो डेमन गॉड एम्परर ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। नहीं, मैंने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा था बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते कि हायू तो डीप स्लीप में, हायू तो डीप स्लीप में है। इसीलिए तो मैंने सोचा चलिए आपको बता देता हूँ। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो फिर हमें लिंग जुआन का सीन दिखाया जाता है। लिंग जुआन अपने दादाजी के पास गया था और उसने बोला था कि दादाजी मुझे सन सेंट सीक्रेट फायर कॉस्ट टेक्निक सीखनी है। गाइस ये वही टेक्निक थी जिसकी वजह से लिंग जुआन के मदर और फादर मरे थे रिसर्च करते करते। तो वहां पर जो लिंग जुआन के दादाजी लिंचेन होते वो जैसे ये बात सुनते वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि सीधे अपने पोते के जाकर एकदम कंधा थपथपाते कि वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा एकदम गर्व से नाम रोशन कर दिया। मैंने सोचा था कि यह टेक्निक मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी, इसका कोई भी बढ़िया मुझे उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वह इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अभी रात हो रही थी लेकिन वह लिंग जुआन को लेकर रात में सिखाने के लिए चले जाते हैं।
तो गाइस फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज होने वाला था टेंपल गैदरिंग कंपटीशन का स्पिरिचुअल एनर्जी को मापने वाला कंपटीशन। पिछले एपिसोड में फाइट वाला सारा कंपटीशन हो चुका था जहां पर लॉन्ग हाउचन की टीम ने हर एक टेंपल के सभी बंदों को हराकर नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया होता है। तो अब स्पिरिचुअल एनर्जी को नापा जाएगा। तो यहाँ पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो रूल्स को बताते हैं कि हर टेंपल से 3 कॉन्टेस्टेंट्स को भेजा जाएगा जो लोग सामने इस पत्थर पर हाथ को रखेंगे और यहाँ पर उनकी बॉडी में कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस राउंड को भी स्टार्ट किया जाता है। पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो फिर जो पहले बार आता है वो होते हैं वॉरियर टेंपल के एल्डर्स जिसमें वॉरियर टेंपल के लीडर क्वीन गोंग हाउ और 2 एल्डर्स होते हैं। ये लोग जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नपवाते हैं तो वहां पर जो वॉरियर टेंपल के हेड होते हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है 2,70,364 है। और गाइस ऐसे दो बाकी जो वॉरियर टेंपल के एल्डर्स थे उनकी 2-2 लाख आई थी, यानी सबकी जोड़ ली जाए तो आप मान सकते हैं 6 लाख है। और फिर एसासिन टेंपल के 3 एल्डर्स आते हैं, इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन किया जाए तो गाइस 7 लाख आया था। तो गाइस ऐसे ही बताया गया, सबका एक इंडिविजुअल नहीं बताया गया है। यहाँ पर मेष टेंपल के लीडर ली सेंगसी की बारी आती है। ली सेंगसी भी जाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाते हैं। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 4,20,000 आई होती है। और हमने डार्क एल्डर को देखा था, उस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी 2,80,000 की लमसम आई थी। तो फिर हमें नाइट टेंपल का सीन दिखाया जाता है। नाइट टेंपल के जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर या माना होता कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बोल सकते हो जिनका नाम है यांग हायू, उनकी बारी आती है। और वो जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का नंबर आता है 5,80,000। और फिर गैस नाइट टेंपल से लॉन्ग हाउचन के दादाजी और एक और एल्डर आते हैं। इन लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी को टोटल जोड़ा जाए तो लमसम 5 लाख कुछ आते हैं। तो टोटल इन लोग का 1 मिलियन के आसपास हो जाता है। ऐसे केवल कुछ स्पेसिफिक कल्टीवेटर्स का हमें स्पिरिचुअल एनर्जी बताया गया है और सबका इकट्ठे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब लॉन्ग हाउचन की टीम की बारी आती है। लॉन्ग हाउचन की टीम से जो 3 मेंबर आ रहे थे जिसमें से पहला था लॉन्ग हाउचन, दूसरी थी सायर और तीसरी बंदी चैनिंगर थी। पूरी ऑडियंस ही लॉन्ग हाउचन की टीम की स्पिरिचुअल एनर्जी को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग हाउचन की वो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की टीम से जो चैनिंगर होती है वो जाकर अपने हाथ को रखती है और वहां पर एक नंबर आता है जो होता है 1,70,000। उसके बाद सायर की बारी आती है। जो सायर होती है वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाती है, उसका आता है 1,90,000। उसके बाद लॉन्ग हाउचन की बारी आती है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी जाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नपवाता है। लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी 3,10,000 के बाद आती है। साथ ही साथ 90,000 लॉन्ग हाउचन के जो हार्ट ऑफ इटर्निटी प्रोवाइड करता है वो लॉन्ग हाउचन नहीं लगाता है, नहीं तो ये लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 4 लाख हो जाती। तो आप समझ रहे हैं पूरी ऑडियंस लॉन्ग हाउचन की टीम की स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जानकर काफी ज्यादा हिली हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पैट्रियार्ची एल्डर्स आए हुए थे उनकी एज 80 प्लस थी, कोई तो 100 भी पार कर चुका था। तब वो लोग 2 से 3 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की एज 25 थी, सैर की एज 24 थी और यहाँ पर चैनिंगर की एज 28 थी। और ये लोग अभी से ही 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुके हैं और स्पेशली लॉन्ग हाउचन तो 3,10,000 तक पहुंच चुका है। इसलिए पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा हिली हुई थी। तो गाइस आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर जो सायर है और चैनिंगर है इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 2 लाख से कम है। जो 2 लाख पार कर जाता है उसी के पास डोमेन की पावर होती है। तो आखिर इन दोनों के पास डोमेन की पावर कैसे आ गई? तो यहाँ पर जो गाइस सायर है वो गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस प्राप्त कर चुकी है। साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलस ने सायर के ऊपर वो जो लिमिट नहीं थी 7 आर्ट्स ऑफ डेथ की टेक्निक का, जिसमें सायर जब भी इस टेक्निक्स को 2-3 लेवल्स को परफॉर्म करती थी तो उसकी कोई ना कोई इंद्रियां चली जाती थी। आपको शायद याद ही होगा सायर ने टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर पर जो भी होली गार्ड्स थे उनको हराने के लिए 7 आर्ट्स ऑफ डेथ की 6 टेक्निक्स को लगातार परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से सायर की हर इंद्री चली गई थी। ना ही उसे कुछ दिखाई देता था ना ही कुछ सुनाई देता था, केवल एक इंद्री बची थी महसूस करने की। लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस लिमिट को भी हटा दिया था, जिसकी वजह से सायर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और गॉड इलेक्ट्रोलस की वजह से सायर के पास उसकी डोमेन टेक्निक है वो फ्लावर
वाली डोमेन टेक्निक है। और यहाँ पर जो चैनिंगर है उसके पास बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस है, जिसकी वजह से वो बंदी भी काफी ज्यादा भयानक है। और इन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से वो लोग डोमेन की भयानक पावर्स का यूज कर पाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को नापने वाला ये जो कंपटीशन राउंड होता है, इसमें जो नंबर 1 पोजीशन को हासिल करता है वो होता है नाइट टेंपल, सेकंड नंबर पर होता है मेज टेंपल, थर्ड नंबर पर होता है स्पिरिचुअल टेंपल, और फोर्थ नंबर पर होता है लॉन्गहाउचेन की टीम, और फिफ्थ नंबर पर होता है प्रीस्ट टेंपल, साथ ही साथ 6 नंबर पर होता है वॉरियर टेंपल। तो गाइस अभी टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में 2 और तरीके की फाइट्स बाकी हैं, लेकिन वो दोनों तरीके की फाइट्स मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। अरे मैंने थोड़ा सा नावल को आगे पढ़ा ना, तो वहाँ पर मुझे क्लियर हुआ, जैसे शुरुआत में पता नहीं चल रहा था उतना ज़्यादा, अजीब सा एकदम हिंदी टू हिंदी हो जाता है ना गूगल ट्रांसलेशन की वजह से, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो इसके लिए सॉरी। चलिए वो 2 राउंड्स के बारे में बता देता हूँ। जो तीसरी तरीके की फाइट है उसका नाम है डोमेन बैटल है, जिसमें हर टेंपल से 3-3 बंदे फिर से आएंगे जिनके पास डोमेन हो, और वो लोग है सेंट बीट नाम का एक ट्रीजर है, उसके जाकर अपनी अपनी डोमेन की पावर को अनलिस्ट करेंगे, और वो डोमेन धड़धा धड़धा एकदम बुलेट की तरह उनकी डोमेन पर अटैक, खूब खतरनाक अटैक करेगा। जो भी सबसे ज्यादा देर तक उसके अंदर टिकेगा वही विनर होगा। तो चलिए इस डोमेन बैटल को मैं स्किप मारता हूँ, डायरेक्ट रैंकिंग के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बैटल में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, एकदम बोरिंग ही चीज है। मैं नॉवेल पढ़ रहा था, उसका इतना ज्यादा बोरिंग लग रहा था, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो कितना ज्यादा बोरिंग लगेगा। तो यहाँ पर जो लॉन्गहाउचेन की टीम होती है वो डोमेन बैटल में नंबर 1 पोजीशन को हासिल करती है। लॉन्गहाउचेन की टीम की तरफ से जो 3 बंदे गए होते हैं वो होते हैं लॉन्गहाउचेन, सायर और चैनिंगर। और लॉन्गहाउचेन के पास डोमेन है, उसका नाम है लाइट गॉड डोमेन, और लाइट गॉड डोमेन इस पूरे प्लेनेट का आप बोल सकते हैं नंबर 1 डोमेन माना जा सकता है। और सायर के पास जो डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक डोमेन है। और चैनिंगर के पास भी जो डोमेन है उसका नाम है बिस्ट गॉड डोमेन है। ये तीनों ही डोमेन बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल के हैं। और लॉन्गहाउचेन क्या करता है ना, इस डोमेन की बैटल में सायर और चैनिंगर के डोमेन को अपने साथ जोड़ देता है, जिसकी वजह से भयानक पावर अनलिस्ट होती है। पूरे टेंपल्स के सभी लोग हिल जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। लॉन्गहाउचेन ने किस प्रकार की डोमेन टेक्निक का यूज किया यार, कि उसका डोमेन इतना ज्यादा भयानक है कि उसने अपने टीम के बाकी डोमेन्स को भी एक साथ जोड़ दिया। इसी कारण गाइस लॉन्गहाउचेन की डोमेन इतना ज्यादा भयानक पावर अनलिस्ट करती है, और जो भी वो ट्रिजर सेंट बीस्ट अटैक करता है लॉन्गहाउचेन सबसे ज्यादा देरी तक टिकता है। और लॉन्गहाउचेन इसमें नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लेता है। नाइट टेंपल सेकंड पोजीशन पर आ जाता है। नाइट टेंपल सेकंड पोजीशन पर इसलिए आता है कि यहाँ पर जो मास्टर यांग हायू होते हैं उनके पास जो स्टार स्काई मिथिकल बीस्ट होता है वो जानते कितना ज़्यादा भयानक है, तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा भयानक है, वो अटैक्स को बहुत ज़्यादा देर तक रोक लेते हैं। और लॉन्गहाउचेन के दादाजी इस बार अपने सील डिवाइन थ्रोन का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि तीसरे राउंड में विपन्स का यूज़ करना अलाउ था, जिसके कारण लॉन्गहाउचेन के दादाजी अपने सील डिवाइन थ्रोन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण नाइट टेंपल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करता है। यानी गाइस यहाँ पर जो डोमेन बैटल होती है लॉन्गहाउचेन की टीम फर्स्ट पोजीशन को हासिल करती है, सेकंड नंबर पर नाइट टेंपल आता है, थर्ड नंबर पर मेज टेंपल आता है, और बाकी जो 3 टेंपल्स बचे हैं उनकी रैंकिंग लगातार सेम ही रहती है। और इसके बाद हमें 4th राउंड के बारे में पता चलता है। जो 4th राउंड होने वाला है उसका नाम है टीम कोलेब्रेशन राउंड है। यानी इसमें जैसे 6 टेंपल्स हैं और 36 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लॉन्गहाउचेन के टीम के 10 लोग हैं। तो यहाँ पर अगर नाइट टेंपल और मेज टेंपल को चुना जाएगा तो 3600 लोग अरीना में उतरेंगे, और मेज टेंपल के भी 3600 लोग अरीना में उतरेंगे। उसके बाद 3600 फाइट करेंगे, मतलब पूरा टेंपल ही एकदम खतरनाक तरीके से फाइट करेगा। तो यहाँ पर तो इस राउंड की फाइट को नेक्स्ट डे निपटाया जाने वाला था, मतलब नेक्स्ट डे से ये भी फाइट राउंड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो एल्डर ली झांगसी होते हैं वह कहते हैं भाई बस करो अब टेंपल गैदरिंग कंपटीशन की फाइट्स को। लॉन्गहाउचेन की टीम नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर चुकी है, और बाकी टेंपल्स की जो भी रैंकिंग है उसे वही रैंकिंग रखा जाए। चौथे राउंड्स को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। तुम जान रहे हो ना 4 साल पहले डेमस ने लॉन्गहाउचेन के खिलाफ होली बैटल शुरू कर दी थी, यानी लॉन्गहाउचेन की वजह से वो लोग पूरा ही होली बैटल चला दिए थे, और उन लोग को भी न्यूज़ अब तक पहुंच चुकी होगी कि यहाँ पर लॉन्गहाउचेन जिंदा हो चुका है। ये बैटल वेटल की बारी इधर सब पता चल चुकी होगी, लॉन्गहाउचेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वो लोग फिर से अपनी बैटल की तैयारियां कर चुके होंगे। अगर तुम लोग ऐसे ही टेंपल गैदरिंग कंपटीशन करते रहे तब तक डेमस को आइडिया भी लग गया, वो अटैक भी कर दिया और कुछ हो भी नहीं पाया। हम लोग इधर ही रह गए और हमारे टेंपल्स को लोग उखाड़ कर चले जाएंगे। तो फालतू में इधर की फाइट्स को बंद करो, और जो हमारी ये गठबंधन होने वाला
उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट किया जाए। फालतू में यहाँ पर कंपटीशन ही कराते रह जाएगा, डेमंस को पता चल जाएगा तो अलग झंझट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि अब टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के इन राउंड्स को बंद कर दिया जाए। हमें अब सतर्क रहना होगा, डेमंस का हमला कभी भी हो सकता है। रेफरी चैंग इंडियन भी एडर ली सैंगजी की बातों को समझते हैं और वो थोड़ा सा खुश भी हो जाते हैं कि भाई बैटल कभी से चल रहा है। और फिर वह सभी टेंपल्स के लीडर्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप लोगों की क्या राय है, क्या बैटल्स को यहीं पर खत्म किया जाए और जो भी रैंकिंग है उसे यहीं पर अनाउंस कर दिया जाए, फालतू के राउंड सब ना करवा जाए। यहाँ पर मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है लॉन्ग हाउचेन की टीम के आने के बारे में। अब डेमंस को भी जल्द पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ली सैंगजी की बातों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा दम है। तो यहाँ पर जो सभी टेंपल्स के लीडर्स होते हैं वो भी कुछ टाइम तक आपस में विचार करते हैं और वो लोग भी इस बात से एग्री हो जाते हैं कि अब हमें टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के इस राउंड्स को खत्म कर देना चाहिए, जो भी रैंकिंग है वो दे दिया जाना चाहिए। लॉन्ग हाउचेन की टीम नंबर 1 पोजीशन पर दे दी जाती है क्योंकि उसने बस स्पिरिचुअल एनर्जी वाले में लॉन्ग हाउचेन की टीम हारी थी और बस सभी में उसने नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया था। तो फालतू की और बैटल्स ना करवाया जाए। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। सच में आगे के एपिसोड्स काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो यहाँ पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।